हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज विक्रम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा हैंडलिंग, मीन, मोड एंड मीडियन, बार ग्राफ्स एंड इन द लास्ट चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, जो हमने क्लास 6 में थोड़ा पढ़ा है या फिर हमने थोड़ा सा उसका आइडिया लिया था क्लास 6 में। तो डेटा हैंडलिंग होती क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम कलेक्ट करते हैं या फिर अपने पास स्टोर करते हैं। डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम अपने पास कलेक्ट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स आते होंगे, तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं उनको हम जब कलेक्ट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे, उनको जब आपके टीचर कलेक्ट करें या फिर स्टोर करें अपने पास किसी एक जगह पर, तो वो क्या कर रहे हैं? आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो आपके मार्क्स हैं वो उनके लिए क्या है? एक डेटा है जिसको वो आगे यूज करेंगे। ठीक है। और डेटा को कलेक्ट करके उसको यूज करना क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग। जैसे कि टॉपर्स को आइडेंटिफाई करना, या फिर आपके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा हैंडलिंग। तो हमने क्या समझा कि डेटा हमारा कोई भी एक इंफॉर्मेशन होगी और उसको अगर हम यूज करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे? डेटा हैंडलिंग। तो आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं आपके मार्क्स के साथ? वो आपके मार्क्स की डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं। तो एक बार हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने किस टाइप के डेटा क्लास 6 में ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस टाइप का डेटा आपने क्लास 6 में देखा होगा कि हमारे पास टेम्परेचर है सिटीज का, जैसे दिल्ली का, आगरा का, जयपुर, मनाली, जम्मू एंड मुंबई। इनका हमारे पास डेटा है। क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का मैक्सिमम कितना है? 38 और मिनिमम 28। ठीक। आगरा का 40, 30। तो इस टाइप का डेटा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्लास 6 में कि भाई ऐसा हमारा डेटा कुछ होता है। अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ कि किस सिटी में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रहा था, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से सर्च करना पड़ेगा। भाई 38 है, 40 है, 39, 30, 41। अच्छा 41 सबसे मैक्सिमम है, इसका मतलब जम्मू में हमारा सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है। तो इस वाले डेटा में क्या हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम को ये सिटीज के हिसाब से तो आइडेंटिफाई कर सकता है, बट अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ रहा होगा, इसको हमें सर्च करना पड़ेगा। इसको हमें सर्च करना पड़ेगा डेटा में कि भाई 41 हमें ढूंढना पड़ेगा एंड में आकर। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं, तब मुझे क्या होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा और मिनिमम भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। कैसे? कि अगर मैं टेम्परेचर वाइज अरेंज कर दूं, मैक्सिमम सबसे ऊपर और मिनिमम सबसे नीचे, तो जम्मू कहाँ होगा? सबसे ऊपर होगा। और पहला हमारा डेटा क्या होगा? 41 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस वाला मनाली होगा। मनाली सबसे लास्ट में आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम डेटा को मैक्सिमम टू मिनिमम अरेंज कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा ऑलरेडी कि मैक्सिमम डेटा सबसे टॉप पर जो होगा वही होगा, हमें ढूंढना नीचे नहीं है, और मिनिमम वो होगा जो सबसे नीचे होगा। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे को ये जरूरी नहीं है कि हमारे से डेटा यही मांगा जाए कि आप सिटी वाइज मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। क्या पता जो हमसे डेटा लेने वाले हैं या जिसको हमें डेटा देना है वो हमें बोलते हैं कि डेटा मुझे ऐसे दो कि मैक्सिमम और मिनिमम में फाइंड कर लूं। तब हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तब हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हम डेटा हैंडलिंग की इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, जो हम क्लास 6 से आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे। ठीक है। पहला चीज ये हो गई।
दूसरा हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा, कि अभी देखो मुझे ये पता है कि मैक्सिमम 38 है दिल्ली के लिए और मिनिमम 28 है, बट मुझे ये नहीं पता है कि ये जो 28 है ये किस दिन का है, या ये किस मंथ का है, या फिर किस ईयर का है। क्लियर हुआ कि हमें टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम तो पता है दिल्ली का, बट ये नहीं पता किस ईयर का है, किस मंथ का है, या फिर किस डे का है, या किस टाइम का है। तो अगर मुझे थोड़ा और एडवांस फॉर्म में जाना हो तो मैं क्या करूंगा, डेटा में एक कॉलम और ऐड कर दूंगा यहाँ पर कि भाई ये ईयर होगा, या फिर मैं एक और ऐड कर दूं कि इस ईयर में ये मंथ होगा। कि डेटा जो है हमारा वो है दिल्ली का मैक्सिमम 38 किस ईयर में, 2020 में, और मंथ कौन सा हम ले लेंगे, जून ले लेंगे। तो इससे हमें और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल गई कि जून मंथ में और ईयर 2020 में मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का 38 डिग्री सेल्सियस गया था और मिनिमम 28 रहा था। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुआ आपको। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं और थोड़ा क्लैरिटी हमारे टॉपिक में हमें आती जाएगी। हम्म हमने पीछे कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करी थी कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा ऐसे करेंगे जिस हिसाब से हमारी नीड है, जिस हिसाब से हमारी नीड है डेटा को यूज करने के लिए। कि भाई ये जो हमारी मैम है, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ये मैम जो है ये डेटा कलेक्ट करती हैं क्लास के बच्चों के मार्क्स का। ठीक है, अगर मैम ने लिख दिया कि मैथ में जो मार्क्स हैं वो 28 हैं, 38, 55, 29, 24, 26, तो क्या आप इससे कुछ समझ पाओगे, इससे कुछ समझ में आएगा? अगर मैम ने कॉपीज चेक आपकी करी है ना, पेपर आपका चेक किया और मैम ने मार्क्स लिख दिए इस तरह से 28, 38, 55, 29, 24, 26, तो इसमें मुझे ये तो क्लियर नहीं हो पाया ना कि 28 किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं या 38 किसके हैं, है ना। और टॉपर कौन है मुझे ये भी ढूंढना पड़ा कि भाई टॉपर 55 वाला होगा, बट ये है कौन, बट ये है कौन। और ये अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं तो ये किस सेशनल के हैं, सेशनल 1 के हैं, सेशनल 2 के हैं, या हाफ ईयरली एग्जाम के हैं, या फिर मेरे एनुअल एग्जाम के हैं। तो इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट डेटा। और ये करेक्ट कब होगा, अगर हम मैम से बोलें कि मैम आप हमें बच्चों के मार्क्स बता दीजिए, हमें उस मार्क्स का एवरेज निकालना है, या फिर हमें ये बस ये देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने गए हैं। हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि हमारा स्टूडेंट कौन है जिसके 28 मार्क्स आए हैं, तब तो ये डेटा हमारा काम करेगा। बट अगर हम बोलें कि मैम हमें ये फाइंड आउट करना है कि टॉपर है कौन, मैम हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लास में टॉपर है कौन, तब हम मैम को हमें डेटा कैसे देना पड़ेगा, कि मैम देंगी कि अजय जो था उसके मार्क्स 55 है ना, और जो राज है उसके मार्क्स 38, या फिर जो निधि है उसके मार्क्स 28। ठीक है, तब इस फॉर्म में डेटा देंगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे अजय आया है जिसके 55 मार्क्स हैं, सेकंड पोजीशन पे राज आया है कोई जिसके 38 मार्क्स हैं, और थर्ड पोजीशन पे निधि आई है जिसके 28 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि डेटा अगर हम मांगे तो हमें जिससे हम डेटा कलेक्ट करना है या फिर हमें जिस टाइप की डेटा हैंडलिंग करनी है, हमें उसका यूज भी पता होना चाहिए कि हम उस डेटा से करने क्या वाले हैं, कि हम उस डेटा से करने क्या वाले हैं। क्या हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं या फिर हमें टॉपर का नाम भी पता करना है ना। और एक केस ये भी हो सकता है कि हम लिख दें अजय के 55 मार्क्स आए हैं, उसकी एज है 14 ईयर्स, राज के 38 आए हैं, उसकी एज है 13 ईयर्स, और निधि के आए हैं 28 मार्क्स, उसकी एज भी क्या है 14 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम ये पूछें कि क्लास का वो यंगेस्ट बच्चा कौन है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, क्लास का सबसे छोटा बच्चा जिसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, तो देखो 14 वाले से 13 वाला छोटा होगा और निधि से भी 13 वाला छोटा होगा। तो सबसे छोटा बच्चा जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए वो कौन हो गया, राज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेटा में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस या फिर डेटा के अंदर भी हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो अब हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि डेटा जो है
उसको कलेक्शन करना या फिर कलेक्टिंग डेटा भी एक तरह की आर्ट है कि हमें डेटा की नीड किस तरह से है। अगर मुझे यंगेस्ट बच्चा पता लगाना है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो मैं एज भी पूछूंगा, या मुझे टॉपर का नाम पता लगाना है तो मैं उस मार्क्स वाले बच्चे का नाम भी पूछूंगा, है ना। और अगर मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए तो मैं सिर्फ मार्क्स पूछूंगा। तो डेटा हैंडलिंग हम कैसे करेंगे? अपनी नीड्स के हिसाब से कि हमें जरूरत किस वजह से है इस डेटा की। ठीक है, तो जो कलेक्टिंग डेटा था हमारा टॉपिक, इसमें हमने ये समझ लिया कि भाई जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देखो मार्क्स हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? मैम से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अपने जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, डेटा हम कलेक्ट करेंगे मैम से और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करेंगे। अगर हमें चाहिए सिर्फ मार्क्स तो मार्क्स ले लेंगे मैम से, अगर हमें नाम चाहिए तो हम नाम और मार्क्स ले लेंगे, और हमें यंगेस्ट बच्चा भी निकालना है तो हमने क्या समझा था कि हम साथ में एज भी पूछ लेंगे कि मैम इस बच्चे की हमें एज भी बता दो, क्योंकि हमें यंगेस्ट बच्चा निकालना है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो पिछले पार्ट में हम क्या कर रहे थे? पीछे हमने देखा कि मार्क्स भी थे और नेम्स थे बच्चों के, किसके कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पर क्या है? रोल नंबर भी है बच्चे का। ठीक है, तो रोल नंबर 1 किसका है? राम का है। मार्क्स कितने हैं 50 में से? 29 है। रोल नंबर 2 निधि का है, मार्क्स 43 हैं। शौर्य के 50 हैं, आदित्य के 39 हैं और अनामिका के 47 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा डेटा है वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? अभी जो हमारा डेटा हमारे सामने है ये पूरा, ये जो डेटा है हमारा, ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? ये अरेंज है रोल नंबर वाइज। ये अरेंज है रोल नंबर वाइज कि रोल नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं रोल नंबर 3 के मार्क्स कितने हैं तो आप देखो 1 2 3, 3 के मैंने देख लिए, है ना। रोल नंबर 4 के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 के मैंने देख लिए, है ना। अभी मैं आगे 100 तक जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि भाई 100 के मार्क्स कितने हैं, तो आप जल्दी से क्या पहुंचोगे? 100 पे पहुंच जाओगे। जल्दी से आप 100 पे पहुंच जाओगे और मुझे नाम बता दोगे भाई नाम ये है और मार्क्स इसके इतने आए हैं। ठीक है यहाँ तक। बट मैं अगर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, मैं अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, मैं पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इसमें टॉपर कौन है? इसमें टॉपर कौन है? मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं? मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं? तो आप कैसे ढूंढोगे? फिर आप वन बाई वन ढूंढोगे। राम के 29 थे, निधि के 43 थे, शौर्य के 50 थे, 39 40, हाँ 50 वाला मैक्सिमम है। आपको ऐसे ही तो ढूंढना पड़ेगा। और अगर ये बच्चे 5 ना हो के, ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये 5 ना हो और ये हो जाए 100 या फिर 200, तो आप कब तक ढूंढते रहोगे? तो आप कब तक ढूंढते रहोगे? इसीलिए हमारा ये नया टॉपिक आता है समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को ऐसे अरेंज करें कि हमें जिस पर्पज से उसको यूज करना है वो इजी हो जाए, वो इजी हो जाए। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि भाई मुझे टॉपर फाइंड करना है, मुझे मार्क्स डेटा दो, मेरे लिए मार्क्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि मुझे टॉपर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, कि मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले मार्क्स, उसके बाद उससे कम वाले, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज कर देंगे। ठीक है, अरेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब जो हमारा नया डेटा आया जिसमें हमें रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम मार्क्स वाले की, हमें फाइंड करना था टॉपर कौन है, या सेकंड टॉपर कौन है, या फिर थर्ड टॉपर कौन है। तो हमने क्या किया? डेटा को अरेंज कर दिया मार्क्स के हिसाब से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। 50 शौर्य के, 47 अनामिका के, निधि के 43, आदित्य के 39 और राम के 29। तो अगर हमसे कोई अब पूछेगा कि भाई बताओ टॉपर कौन है, तो हम सीधे बोल देंगे सबसे ऊपर वाला देखिए 50 वाला, श्योर है टॉपर। और कोई पूछे सेकंड टॉपर कौन है, 47 अनामिका है टॉपर। और कोई पूछे थर्ड टॉपर कौन है, निधि होगी भाई थर्ड टॉपर, 43 वाली। ठीक है, बट यहां पर क्या हो गया? यहाँ पर रोल नंबर अरेंजमेंट में अब नहीं है। तो हमें क्या करना है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होगा, कि डेटा को ऑर्गेनाइज कर लो या फिर अरेंज कर लो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं मार्क्स फाइंड कर सकता हूँ रोल नंबर वाइज बहुत इजीली,
और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ मार्क्स वाइज बहुत इजीली, और अगर मुझे नेम वाइज करने हैं तो मैं नेम के अकॉर्डिंग कर लूंगा। सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर बी से नाम वाले आएंगे, इस तरह से कर लूंगा। तो हमने ओवरऑल ये समझ लिया कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये दोनों टेबल्स को आप बना लीजिए ताकि वो आपको आगे याद रहे आराम से। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं आपको समझाऊं अच्छे से, उससे पहले हम 3 पॉइंट जो हैं उनको देख लेते हैं कि भाई ये 3 पॉइंट इसमें हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें वो बोलना क्या चाहते हैं। समझा मैं आपको दूंगा बहुत आराम से। फिर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज अबाउट 5 आवर्स डेली। क्या बोला इसने? ईशा जो है वो ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर डेली फॉर हर स्टडीज खर्च करती है ना। ईशा जो है ऑन एन एवरेज 5 घंटे अपनी इस पढ़ाई में लगा देती है। सेकंड पॉइंट ने क्या बोला कि द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। कि मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है इस टाइम पर वो है नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड पॉइंट क्या है कि द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। कि जो मतलब एवरेज एज है मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी 12 साल है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में हमने एक चीज नोटिस कर ली कि एक वर्ड ऑन एन एवरेज, एवरेज एंड एवरेज, ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है। तो ये वर्ड है क्या, ये वर्ड है क्या? तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखूं कि ईशा स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर डेली फॉर हर स्टडीज। मतलब क्या हुआ कि ईशा डेली किसी दिन हो सकता है वो 4 आवर्स पढ़े, किसी दिन 4.5 आवर्स भी पढ़ सकती है, और वो किसी दिन 5 आवर्स भी पढ़ेगी, और किसी दिन 6 आवर्स भी पढ़ सकती है, और कभी 5.5 आवर्स भी पढ़ सकती है। मतलब ईशा जो है जरूरी नहीं है वो डेली 5 घंटे पढ़ती है, वो किसी दिन 4 घंटे पढ़ती है, कभी 4.5 घंटे पढ़ती है, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 5.5 घंटे। बट उसकी जो पढ़ाई का एवरेज आवर्स निकल के आते हैं डेली, वो आते हैं 5 घंटे के अराउंड, वो आते हैं 5 घंटे के अराउंड। कि मतलब वो मतलब कम ज्यादा डेली 5 घंटे तो पढ़ती ही है वो पूरे हफ्ते में लाके, मैं अगर बोलूं तो। ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ कि 4 प्लस 4.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5.5, है ना। पहले दिन उसने 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 4.5 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, चौथे दिन 6 घंटे पढ़ा, और पांचवें दिन 5.5 घंटे पढ़ लिया उसने। और हमने क्या किया, पांचों दिन को सम करके डिवाइडेड बाई कर दिया 5, पांचों दिन को सम करके डिवाइड बाई कर दिया 5। तो वो किसके अराउंड आएगा, वो आएगा लगभग लगभग 5 घंटे के अराउंड, लगभग लगभग 5 घंटे के अराउंड वो आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि ईशा जो है वो ऑन एन एवरेज 5 घंटे पढ़ लेती है डेली। ठीक है, एवरेज का मतलब कि एक्यूरेट नहीं हम बता रहे, जो एक्यूरेट फिगर है वो हम नहीं बात कर रहे, हम उसके आसपास की मतलब ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरे से समझते हैं कि द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि इस टाइम पर, साल के इस टाइम पर, कल अगर 39 होगा, आज 40 है, और कल 41 हो सकता है। तो मतलब तीनों को अगर मैं देखूं तो मतलब 40 के अराउंड ही टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन एन एवरेज। जैसे कल अगर 39 था और आज 40 है और कल 41 हो सकता है, और मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 40। आंसर मिलेगा 40। तो एवरेज क्या हुआ हमारा कि जितना भी हमारे पास डेटा है उसको मैं ऐड कर दूं। क्या मतलब निकला एवरेज का यहां से कि जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हम ऐड कर दें और डिवाइड कर दें जितने नंबर ऑफ डेटा थे हमारे पास। जैसे हमारे पास जो टोटल डेटा है 4 आवर्स, 4.5 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 5.5 आवर्स हो गया। ठीक है, तो इन सबको मैं ऐड कर दूं और डिवाइड बाई कर दूं जितना डेटा है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 5।
ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। ठीक है, ये क्या हुआ कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनके एज को अगर मैं सबका सम कर दूं और डिवाइड बाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। जैसे कि समझते हैं यहाँ पर, जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चा है, मान लो मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं, सिर्फ मेरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चे हैं, तो पहले की एज अगर है 12 और दूसरे की भी 12 है, तीसरे की है 13 और चौथे की है 11, चौथे की है 11, तो मैं क्या करूंगा, 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा और मुझे क्या मिलेगा, आंसर 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने एवरेज से ये देख लिया कि एवरेज जो होता है हमारा वो होता है टोटल नंबर जो डेटा है उसको पूरे डेटा को सम कर दो, मतलब 12 12 13 और 11 को मैंने सम कर दिया और डिवाइड कर दो जितना डेटा हमारे पास है। यहाँ पर कितना डेटा था, 1 2 3 4 डेटा से हमारे पास। ठीक है, तो टोटल डेटा को जब सम कर दोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेटा से, तो आप हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एवरेज, हमें मिलेगा एवरेज। और जो हमारा वर्ड है एवरेज, और जो हमारा वर्ड है एवरेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और मीन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और मीन। एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं, एवरेज को ही हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को यहाँ आप पॉज करो और ये सारा जो मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके फर्दर मैथमेटिक्स में 8th 9th 10th में भी यूज होगा और एग्जाम में भी एवरेज के क्वेश्चन आपके काफी आने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक मीन। और हम इस पूरे टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं, मीन कवर करेंगे, मोड्स करेंगे कवर, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, और अरिथमेटिक मीन ही हमारा मीन होता है। और मीन क्या होता था, मीन भी क्या होता था, एवरेज। तो अगर एग्जाम में बोले मैम आपकी कि बेटा मुझे इस डेटा का अरिथमेटिक मीन बताओ या फिर मीन बताओ या फिर एवरेज बताओ, तो आप एक ही चीज करोगे जो आपको सिखाया गया है कि टोटल डेटा को सम कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कर दो। ठीक है, चलो उसमें आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ डेटा इज अरिथमेटिक मीन। द एवरेज और अरिथमेटिक मीन, आगे वही बात जो बताई थी आपको कि एवरेज और अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सेम होता है, और यही हमारा क्या होता है, मीन भी होता है। और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलोज, क्या होता है मीन हमारा, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। अभी अगर हम आपसे बोलें कि आपकी क्लास में कितने 6 स्टूडेंट्स हैं और सबकी एज है, मैं आपको एज लिख देता हूं, 12 ईयर, 13 ईयर, 17 ईयर, 11 ईयर, 15 ईयर एंड 14 ईयर। ठीक है, ये मैंने क्या करा, हर स्टूडेंट की एज लिख दी है। और मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि आपकी क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनके एज का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 12 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 15 और प्लस 14 और डिवाइडेड बाई किसके करेंगे हम, 6 के करेंगे। तो बताओ आंसर क्या आएगा, ऐड करो, क्या आएगा ऊपर 82 और डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर क्या होगा 13.66। आंसर क्या होगा 13.66। कि हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एज का जो अरिथमेटिक मीन है या फिर एवरेज है या फिर मीन है वो कितना है, 13.66 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेंज। तो रेंज क्या होती है? देखो अभी हमने क्या डिस्कशन किया था पीछे कि एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग किन्हीं 6 बच्चों की एज हम लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट की एज मान लेते हैं 12 ईयर, सेकंड की 13 ईयर, थर्ड की 12 ईयर, फोर्थ की 15 ईयर एंड फिफ्थ की 14 ईयर, ठीक है। मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और जिनकी एज है 12 ईयर, 13 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, 14 ईयर। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि स्टूडेंट की एज की रेंज क्या है। स्टूडेंट की जो एज है उनकी रेंज क्या है। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई मैक्सिमम जो एज है वो है 15 ईयर और जो मिनिमम है वो है 12 ईयर। तो माइनस करके कितना आएगा? 15 माइनस 12, 3 ईयर्स, ठीक है। तो जो हमारी रेंज होती है वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा उसमें से हम सबसे हाईएस्ट वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ले लेंगे और सबसे लोएस्ट वाला ले लेंगे ऑब्जर्वेशन, और हाईएस्ट में से माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट में से माइनस कर देंगे लोएस्ट वाले ऑब्जर्वेशन को, और जो आंसर आएगा वो हमारी होगी रेंज। जो आंसर आएगा वो हमारी होगी रेंज। तो देखिए स्टेटमेंट ने क्या बोला था, सबट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। के मतलब जो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला ले लेंगे और सबसे लोएस्ट वाला ले लेंगे, और हाईएस्ट में से लोएस्ट को जब माइनस कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा उसे हम बोलते हैं रेंज, उसे हम बोलते हैं रेंज। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा कि दीज आर द गिवन ऑब्जर्वेशन, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। तो मोड पे चलने से पहले हम एक बार थोड़ा सा एवरेज को रिकॉल कर लेते हैं कि एवरेज क्या होता था या फिर मीन क्या होता था। मीन हमारा होता था कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको मैं ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दूं। यही तो हमारा मीन होता था कि सारे डेटा को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय किससे कर दो, जितना नंबर ऑफ हमारे पास डेटा हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि जो ये हमारे टेलर अंकल हैं, जो ये हमारे टेलर अंकल हैं, ये क्या करते हैं, ये शर्ट को बनाते हैं और फिर सेल करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इनके पास जो शर्ट हैं स्मॉल साइज हैं, मीडियम साइज हैं, लार्ज है और एक्सेल हैं। शर्ट के जो साइज होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन शर्ट्स को सेल किया 1 मंथ तक। तो जो सेल करने के बाद जो फिगर आई सबकी, कौन सा साइज कौन कितना कितना सेल हुआ, तो स्मॉल सेल हुआ 9 यूनिट्स, मीडियम सेल हुआ 32 यूनिट, लार्ज सेल हुआ 43 यूनिट एंड एक्सेल सेल हुआ 3 यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि मेरे 1 मंथ में स्मॉल साइज जो है वो 9 शर्ट सेल हो गई, मीडियम साइज की 32 शर्ट सेल हो गई और लार्ज साइज की 43 शर्ट सेल हो गई और एक्सेल साइज की ओनली 3 शर्ट ही सेल हुई हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये है हमारा डेटा, ये है हमारा डेटा या फिर ऑब्जर्वेशंस 1 मंथ की। अब अंकल ने क्या सोचा, टेलर अंकल ने सोचा कि मैं नेक्स्ट मंथ में जो भी शर्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में जो भी शर्ट बनाऊंगा तो मैं पिछले महीने का डेटा देखूंगा कि मेरा कितना कितना सेल हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अगले मंथ बनाऊंगा टोटल शर्ट अपनी, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि टोटल शर्ट सेल हुई है 9 प्लस 32 प्लस 43 और प्लस 3, कितना हो गया ये 87, और डिवाइडेड बाई किसके करेंगे, हम एवरेज निकालना है हमें, तो 1 2 3 4 4 कर देंगे, ठीक है। तो 87 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 21.75, 21.75, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा
कि सारी शर्ट जो हैं जितनी सेल हुई सबका सम कर दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, एवरेज निकाल लिया कि मतलब हर साइज की मेरी ऑन एन एवरेज 21 शर्ट बिकी होनी चाहिए। बट यहाँ पर एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है फेल। क्यों? क्योंकि अगर वो एवरेज निकाल के देख लें 21 बिकनी चाहिए, 21.75 मतलब नियर अबाउट 22 बिकनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि स्मॉल वाली बिकी है 9 और एक्सेल बिकी है 3। ठीक है, अगर हमारे टेलर अंकल हर टाइप ऑफ शर्ट के 21 या 22 सैंपल पीस बना दें अगले मंथ के लिए, तो क्या होगा कि स्मॉल साइज वाली तो बच जाएंगी और मीडियम और लार्ज वाली क्या हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर बिजनेस क्या होगा, लॉस होगा कि कुछ शर्ट ऐसी हैं जो बिकी ही नहीं और कुछ कम पड़ गई, तो ओवरऑल अंकल का लॉस ही तो होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक नया टर्म आता है, उसे हम बोलते हैं मोड। उसे हम बोलते हैं मोड। और मोड क्या होता है? द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन डेट अकर मोस्ट ऑफन। क्या होगा मोड? कि मोड जो है वो नंबर है जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है। यहां पर क्या होगा, मीडियम सेल हुई 32 टाइम्स और लार्ज सेल हुई 43 टाइम्स, तो मोड क्या होगा, 43 हो जाएगा, क्योंकि लार्ज वाली 43 टाइम्स सेल हुई है। सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है, लार्ज वाली सेल हुई है, और उससे कम मीडियम वाली सेल हुई है, मतलब 32 सेल हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, मोड ले लेंगे कि जो हमारे पास मोड आया है हम उसके अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, चीजें बनाएंगे। अंकल उसके अकॉर्डिंग अब शर्ट को बनाएंगे कि मतलब वो मिनिमम 43 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये चाहे बच जाएं बट हमारी ये लार्ज वाली कम नहीं पड़ेंगी, लार्ज वाली कम नहीं पड़ेंगी। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा शर्ट्स वाला टेलर अंकल का, इसको हम कर देते हैं थोड़ा साइड में और एक चीज और देखते हैं कि मान लो मैं और मेरा जो फ्रेंड है वो लूडो खेल रहा है, और लूडो हम किससे खेलते हैं, डाइस से खेलते हैं। तो जब हम डाइस को शफल कर रहे थे, तो जब मैंने जो शफल किया उसके ऑब्जर्वेशंस में नोट करता हुआ चल रहा हूँ। मान लो जब मैंने पहले शफल किया तो मेरा आया 5, फिर 1 आया, फिर 2, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 5 आ गया, फिर 1 आया, 1 आया, फिर 1 आ गया, फिर क्या हुआ, 2 आया और फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया, और यहां पर मैंने कर दिया गेम खत्म। तो मेरे जो ऑब्जर्वेशन हैं वो क्या है, 5, 1, 2, 2, 3, 5 जैसे आगे ये सब लिखे हुए हैं, ये मेरे ऑब्जर्वेशन हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन ऑब्जर्वेशंस का मोड क्या होगा, इन ऑब्जर्वेशंस का मोड क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? हमने क्या समझा था कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, हमारा मोड होता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, देखो 1 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 और 4 और 5 बार। 5 बार मेरा क्या आया था, 1। और 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार मेरा 1 आ गया और 5 बार ही 2 आया है। तो इस वाले केस में मेरा जो मोड होगा वो होगा 1 एंड 2। क्लियर हुआ ये चीज कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो दो ऑब्जर्वेशन सेम बार रिपीट हो जाएं, मतलब 1 भी मेरा 5 बार आया और 2 भी मेरा 5 बार आ गया, तो क्या होगा, मोड 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, और अगर मेरा लास्ट में 2 ना आया होता, अगर मेरा लास्ट में 2 ना आया होता और इसकी जगह आ गया होता 3, तो मेरा मोड क्या होता, सबसे ज्यादा क्या आया, 1 आया हुआ है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 आया हुआ है, 2 4 बार हो गया और 3 हो गया 2 बार और 5 भी 2 बार हो गया। तो मेरा मोड क्या होगा इस केस में, अगर लास्ट में 2 ना आया होता तो मोड मेरा होता ओनली 1, ओनली 1। तो ये हमें एकदम क्लियर हो चुका है कि मोड हमारा वो होगा जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन में। और अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन बराबर हुआ है तो वो दोनों ही मोड कहलाए जाएंगे। और इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मोड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले मैथमेटिक्स के फर्दर चैप्टर्स में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मीडियन।
तो एवरेज हमने देख लिया कि टोटल ऑब्जर्वेशन को सम कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। और मोड हमने क्या देखा कि जो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। जैसे हमने क्या देखा था, डाइस में मेरा 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था, तो मेरा मोड क्या हो गया था, 1 हो गया था। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई डेटा है, मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं ये, कि अगर मेरे पास डेटा है जिसमें जो स्टूडेंट्स की एज है वो है 12 ईयर, 13 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो 7, और इनकी ये एज गिवन है कि भाई पहला जो है 12 साल का है, 13 ईयर्स, 12 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर्स और 17 ईयर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 3 स्टूडेंट्स की 2 टीम बनानी है और एक को बनाना है रेफरी, एक को बनाना है रेफरी। तो रेफरी कौन बनेगा, रेफरी कौन बनेगा? और मेरे पास जो 2 टीम है उनकी कंडीशन मैं ये रख देता हूं कि एक पर्टिकुलर एज के बीच में मुझे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, क्लास 6 में हमने ये पढ़ा भी हुआ है। तो चलिए अरेंज करते हैं। 12 ईयर, फिर 12 ईयर, 13 ईयर, 13 ईयर, 15, 16 और 17। डेटा अरेंज हो गया, बहुत इजी था ये। तो हमने क्या किया कि डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इधर से 3 ले लिए और यहां से 3 ले लिए। तो टीम 1 में हमारे कौन चले गए, ये वाले 3 चले गए, 12 12 13। और टीम 2 में हमारे चले गए हैं 3 स्टूडेंट जिनके 15 16 17। तो यहाँ पर जो टीम 1 है इसमें जो बच्चों की एज है या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी एज है वो है 12 12 13, और जो कि सारे छोटे हैं टीम नंबर 2 से। और यहाँ पर हमारा जो एक स्टूडेंट है वो बच गया जो बनेगा रेफरी। तो जो हमारा ये बचा हुआ स्टूडेंट है टीम डिवाइड करने के बाद, और जिसकी एज इन दोनों के बीच की ही है, इन दोनों के बीच की है, ये क्या कहलाएगा हमारा, मीडियन। ये कहलाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑड हैं। जैसे यहाँ पर 7 थे, 9 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हैं तो मीडियन क्या होगा कि पूरे डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम डिवाइड कर दें, तो जो हमारा मिडिल डेटा होगा, जो भी हमारा मिडिल डेटा है जिससे कि पहले वाली वैल्यूज उससे छोटी होंगी और बाद वाली उससे बड़ी होंगी, ये हमारा केस है असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो मिडिल डेटा से जो पहले वाले ऑब्जर्वेशंस होंगे वो उससे छोटे होंगे और जो आगे वाले उससे बड़े होंगे। तो ये जो हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन है इसको ही हम क्या बोलते हैं, हमारा मीडियन। यही हमारा होता है मीडियन। तो हम मीडियन कैसे याद रखेंगे कि मीडियन वो डेटा है जो मिडिल में होता है, मीडियन वो डेटा है जो मिडिल में होता है। बस इस केस में हमें ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड ही होने चाहिए, और हमारे 7th क्लास में जितना भी चीज आएंगी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, वो सारे ऑड डेटा पे ही बेस्ड होंगे, क्योंकि इवन डेटा हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ऑड वाला पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्लियर हो गया कि मीडियन क्या होता है, जो मिडिल वाला डेटा होता है, आधे उसके लेफ्ट में होंगे और आधे उसके राइट में होंगे, और हमें अरेंज करना है पहले असेंडिंग में या डिसेंडिंग में और मिडिल वाला फाइंड कर लेना है, वही हमारा मीडियन है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं बार ग्राफ्स के ऊपर। कि मैं फिर अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेलने लग गया। मेरे डाइस जो है जब मैंने रोल किया
5 बार तो मेरे नंबर आए 2 6 4 1 3। मैंने जब डाइस 5 बार रोल किया तो मेरे 5 बार आए 2 6 4 1 3। तो बताओ मीडियन कितना होगा, बताओ मीडियन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे 1 2 3 4 और 6। ठीक है, मिडिल में क्या है 3 है, 3 से छोटे 1 2 और 3 से बड़े 4 और 6। तो मिडिल में क्या है हमारा 3 आया, तो 3 क्या होगा हमारा मीडियन। 3 क्या होगा मीडियन। क्लियर हो गया अच्छे से। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा, मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू which lies in the middle of the data, which lies in the middle of the data when arranged in an increasing or decreasing order with half of the observations above it and the other half below it। मतलब हिंदी में क्लियर कर देता हूं कि मीडियन हमारा वो मिडिल डेटा होता है जब हाफ जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर हो और हाफ उसके नीचे हो, और हम अरेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं बार ग्राफ की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा आता है यूज ऑफ बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पस। तो बार ग्राफ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था क्लास 6 में कि बार ग्राफ क्या होता है, किसी भी डेटा को हम ग्राफ के ऊपर और बार्स के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या होता है हमारा बार ग्राफ होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है नंबर्स होते हैं, और इधर हमारा जैसे कोई राज है उसके मार्क्स कितने आए, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स ले लूंगा तो ये किसके मार्क्स हो गए, राज के हो गए, और ये वाले मार्क्स हो गए फॉर एग्जांपल निधि के हो गए, और ये वाले फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये कोई बच्चा है हमारा जय, उसके हो गए। ठीक है, तो ये हमने कुछ कुछ पढ़ा था क्लास 6 में कि जो बार ग्राफ है वो बार फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ में किसी भी वैल्यू का। थोड़ा सा और हम यहाँ पर इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक है फेवरेट कलर और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेवरेट कलर जो रेड होगा वो है 56 बच्चों का फेवरेट, और ग्रीन है 32 बच्चों का फेवरेट, ब्लू है 12 बच्चों का फेवरेट, ऑरेंज है 46 बच्चों का फेवरेट, और पिंक जो है वो है 30 स्टूडेंट का फेवरेट। और अब मुझे इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कितना है 0 10 20 30 40 50 60। और नीचे इधर हमने क्या लिया है कलर्स लिए हैं। जो रेड को पसंद करने वाले बच्चे हैं वो कितने थे हमारे 56, तो बार हमारा कहां तक जाएगा हाइट में 56 तक, मतलब यहां कहीं होगा 56। ठीक है, और ग्रीन को पसंद करने वाले कितने हैं 32, तो ग्रीन वाला बार कहां तक जाएगा, यहां पर कहीं होगा हमारा 32। ब्लू को पसंद करने वाले हैं 12, तो ब्लू वाला कहां तक जाएगा हमारा, यहाँ कहीं होगा 12। तो हमने क्या देखा कि हम y एक्सिस पे जो लेते हैं वो लेते हैं नंबर्स, ठीक है, और x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है बार की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें रेड कलर वाले बच्चे रिप्रेजेंट करने थे, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू। अच्छा ऑरेंज वाले कितने होंगे, देखो हम यहाँ से देखते हैं पहले ग्राफ से, ये कुछ होंगे हमारे 45 46 के आसपास। तो डेटा में चेक करते हैं, हाँ ऑरेंज वाले कितने हैं 46। और देखो पिंक वाले कहाँ जा रहा है, जस्ट लाइन पे टच कर रहा है, और ये लाइन किसकी है 30 की। तो हम बार को देख के बता सकते हैं कि भाई पिंक वाले जो बच्चे हैं वो होंगे 30, वो होंगे 30। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये देखा कि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ एक ही बार में आ रहा है, मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं रेड पसंद करने वाले ग्रीन पसंद करने वाले वो सिर्फ एक ही बार में आ रहे हैं। और इसी टाइप का कुछ हमने 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, तो नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट अभी जो हमारा 2 बार वाली फॉर्म आएंगी वो हमारा आता है थोड़ा एडवांस फॉर्म, और जो कि बहुत इजी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। ड्राइंग डबल बार ग्राफ, तो ये कैसे करेंगे हम, स्टूडेंट्स के नाम क्या है राम, तनिष्का, शौर्या,
सीता और दिव्या। ठीक है, और एग्जाम हमारे हुए हाफ ईयरली और एनुअल। ठीक है, और जो एग्जाम हमारे हुए हैं वो हुए हैं आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 दोनों ही, एनुअल भी और हाफ ईयरली भी। तो राम के कितने मार्क्स आए, हाफ ईयरली में 35 और एनुअल में 39। तनिष्का के आए हाफ ईयरली में 49 और एनुअल में 44। शौर्य के आए हाफ ईयरली में 50 और एनुअल में 49। और सीता के 34, 29। एंड दिव्या के लास्ट में हाफ ईयरली में आए 18 और एनुअल में आए 19। ठीक है, तो ये डेटा तो हमने पूरा देख लिया है। तो इसको अगर हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, देखो दूसरी साइड में क्या हो गया, डबल डेटा हो गया। डबल डेटा हो गया ना, एक बच्चे के आगे अब दो एंट्री हैं। पहले क्या था कि एक ऑब्जर्वेशन के आगे एक ही एंट्री थी, यहां पर क्या है, एक ऑब्जर्वेशन के आगे दो दो एंट्री आ गई। तो यहां पर हमारे दो बार बनेंगे। कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। देखो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किस पे आ गए, हमारे मार्क्स आ गए वाई एक्सिस पर, और जो हमारे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आ गए एक्स एक्सिस पर। कि पहला जो हमारे दो बार ग्राफ हैं ये वाले, ये राम के होंगे, फिर तनिष्का के होंगे, शौर्य के होंगे, सीता के होंगे और लास्ट में दिव्या के होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाफ ईयरली वाला जो है वो पहला बार है और एनुअल वाला सेकंड बार है। दोनों के हमने कलर चेंज कर दिए हैं इजी करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि राम के हाफ ईयरली का बार हमने अलग बनाया, जो कहां पर कहीं जा रहा है, ये जा रहा है 35 के अराउंड। और जो एनुअल में उसके आए हैं वो आए हैं 39। राम का पूरा डेटा हमने दो बार ग्राफ में दिखा दिया। सेम इसी तरह से हमने तनिष्का का दिखा दिया है, शौर्य का और सीता का भी दिखा दिया है। तो यहां से हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन के आगे दो एंट्री आ गई हैं तो हम उसको बार में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैं एक एंट्री और कर देता, एवरेज मार्क्स के बताओ, तो यहाँ पर हम सबके एवरेज मार्क्स निकाल लेते, यहाँ पर हम सबके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेते। और एवरेज मार्क्स का भी अगर मैं आपसे बोलता कि इसको भी बार ग्राफ में दिखाओ तो हम क्या करते, तो हम एक बार और ऐड कर देते, यहाँ पर कहीं एक बार और ऐड कर देते, यहाँ पर भी हम एक बार ऐड कर देते, यहाँ भी हम एक बार ऐड कर देते, सबके लिए एक एक बार और एक्स्ट्रा आ जाती, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन के लिए अब तीन तीन एंट्री हो जाती। तो हमें ये क्लियर हो चुका है बार ग्राफ में कि अगर एक ऑब्जर्वेशन है उसके आगे जितनी भी एंट्रीज हमें दिखानी है उतने ही हमारे नंबर ऑफ बार्स बढ़ते जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार रिलैक्स करके आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, हमें किसकी तरह बनना है, हमें शौर्य की तरह बनना है, हमें शौर्य की तरह बनना है जो लाता है फुल में से फुल मार्क्स या फिर उसके आसपास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं, फिर मैं आपको और क्लैरिटी टॉपिक के बारे में देता हूं अच्छे से। तो आपने कभी कभी सुना होगा, हम बोलते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे, कि आज बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है, आज जो है बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमने कौन सा वर्ड ऑब्जर्व किया, चांस। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, कि ये भी हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। तो यहाँ कौन सा वर्ड आया, प्रोबेबल, कि हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो जो हमारा चांस है वो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी क्या है वो चीज होने की, कि अगर मैं एक सिक्का लूं या मैं एक कॉइन लेता हूं और उसको मैं टॉस कर दूं, एक मैंने सिक्का लिया जिसके पहले फेस पे टेल्स है और दूसरे फेस पे क्या है, हेड्स है, और मैंने इस सिक्के को टॉस कर दिया ऊपर, तो मेरे पास क्या चांसेस हैं आने के, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। चांस क्या है आने के, क्या चांसेस हैं आने के जब सिक्का नीचे गिरेगा, या तो टेल आएगा या फिर हेड आ जाएगा, ये तो चांसेस हुए। ठीक है, और चांस को ही अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि मैथमेटिक्स में हम चांस को कैसे
बताएंगे कि कितना चांस है आने का, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो चांस क्या है हमारा एक थ्योरेटिकल वर्ड है, और प्रोबेबिलिटी क्या है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी एग्जांपल में समझते हैं कि जो हमारा कॉइन है उसकी एक साइड क्या है टेल और दूसरी साइड है हेड, और हमने इसको कर दिया ऊपर टॉस। तो क्या आएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। चांसेस क्या है टेल आने के या हेड आने के। तो टेल आने के चांसेस क्या है मैथमेटिकली, टेल आने के चांसेस क्या हैं मैथमेटिकली। तो इसको मैं आपको इजीली बताता हूं कि देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है आने की, टेल या हेड। कितने नंबर हुए 1 या 2, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे हम 2, अगर ये मेरा डिवाइड का साइन है अपॉन का साइन है तो नीचे हम लिखेंगे 2, और आना क्या चाहिए टेल्स आना चाहिए या हेड आना चाहिए, मतलब या तो ये वाला आना चाहिए या फिर ये वाला आना चाहिए। तो कोई एक चीज आएगी, इनमें से दोनों तो आ नहीं सकते ना, कोई एक ही चीज तो आएगी, या टेल आएगा या हेड आएगा। तो आएगा क्या हमारा कोई एक ही। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2, ठीक है। आगे एक एग्जांपल और देता हूं, पूरी क्लैरिटी आपको यहां पर हो जाएगी। कि देखो अगर मेरे पास एक बैग है, इसके अंदर एक बॉल रेड कलर की है, एक बॉल और है रेड कलर की, ठीक है। एक बॉल मेरे पास व्हाइट है, एक और व्हाइट है, और एक और व्हाइट है। तो क्या हुआ, रेड बॉल कितनी हो गई 2, और व्हाइट बॉल कितनी हो गई मेरे पास 3। रेड बॉल है 2 और व्हाइट बॉल है 3। तो अगर मैं बिना देखे इस बैग के अंदर कोई भी एक बॉल को पिक करूं, अगर मैं बिना देखे या फिर आंखें बंद करके कोई एक बॉल पिक कर लूं इस बैग में से और इसको बाहर निकाल लूं, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या समझा था हमने कि कोई भी एक बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1 2 3 4 5 बॉल है ना, टोटल बॉल कितनी है 5, तो अपॉन के नीचे क्या आएगा 5। और रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल रेड बॉल कितनी है 1 और 2, तो 2/5 हो जाएगी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब कि 2/5 चांसेस हैं कि मेरे पास जो मैं बॉल निकालूं वो क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए। और व्हाइट बॉल आने के चांसेस कितना होंगे, प्रोबेबिलिटी कितना होगी बताओ, 3 है व्हाइट बॉल और टोटल बॉल है 5, तो इसकी कितना होगी व्हाइट बॉल की 3/5, ठीक है। तो हम एक चीज लॉजिकली समझ सकते हैं कि अगर मैं आंख बंद करके बॉल निकाल रहा हूं तो व्हाइट बॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि व्हाइट बॉल 3 है और रेड बॉल 2 है, तो चांसेस हैं कि व्हाइट बॉल मेरे हाथ में आ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा है। तो यहाँ पर 3/5 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा ही होगी 2/5 से। ये हमारा यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया, ये भी मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, क्योंकि 3/5 के चांसेस हैं ज्यादा आने के। बट ये जरूरी नहीं है कि व्हाइट बॉल ही आ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा है, इसलिए 2/5 चांसेस ये भी हैं कि रेड बॉल आ जाए, 2/5 चांसेस ये भी हैं कि रेड बॉल आ जाए। तो हम क्या कहेंगे सीधे सीधे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग व्हाइट बॉल इज 3/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल इज 2/5, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए यहां से आगे इतना हमने समझ लिया कि भाई चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और चांसेस का ही मैथमेटिकली फॉर्म क्या है प्रोबेबिलिटी है। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, एक कॉइन का देख लिया और बॉल्स का देख लिया। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं डाइस के साथ, कि जो हमारा डाइस होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं उसमें कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं। तो अगर डाइस है तो प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखो हेडिंग हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो ये हम समझ चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल लेंगे एक, कि अगर मेरे पास डाइस है और जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, 1 होगा तो ऐसे होगा, और 2 होगा तो क्या होगा ऐसे होगा, 3 कैसे होगा 3 डॉट्स होंगे, 4 में कितने होंगे 4 डॉट्स होंगे, और 5 में कितने होंगे एक मिडिल में होगा और फिर डायगोनली होंगे 5 होंगे, और 6 में कैसा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं डाइस को रोल करूं एक बार तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो आप कैसे बताओगे, देखो
तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कि मतलब हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो है 6 एक बार रोल करने पर, और हमें लाना क्या है 3, और 3 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, 1/6 होगी। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 4, कि या तो 1 आ जाए या फिर 4 आ जाए, तब आप कैसे बताओगे, आप क्या करोगे। देखो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और हमें लाना क्या है 1 या फिर 4। तो 1 कितना है, एक बार, और 4 कितना है, एक बार। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 4 इज 2/6, 2/6। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3 और 6, तो क्या होगा कि भाई टोटल ऑब्जर्वेशन 6 थे, तो 1 2 और 3, तो 3/6 क्या होगी हमारी इन तीनों में से किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। 1 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। ठीक है। तो अगर हमारे मन में एक सवाल आए कि भाई ये प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में ही क्यों आ रही है, फ्रैक्शन में ही क्यों आ रही है, ये सिंगल डिजिट क्यों नहीं आ रही, कभी फ्रैक्शन में ही आ रही है हमेशा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ये हमेशा फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं मैं, कि अगर मेरे पास एक डाइस है, डाइस में 6 तक होता है, और मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें ये पता है ना भाई कि डाइस में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 तो आएगा ही नहीं कभी, 7 तो कभी आएगा ही नहीं। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जिस चीज के आने के कोई चांस ही नहीं है, जिस चीज के आने के कोई चांस ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0, 0, कि 7 कभी आएगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी इज 0, कोई चांस नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक बैग में एक ही बॉल है और वो भी रेड कलर की है, मेरे पास एक बैग में एक बॉल है वो भी रेड कलर की है, और मैं आंख बंद करके वो बॉल उठाऊं, तो क्या चांसेस हैं कि रेड बॉल मुझे मिल जाए, क्या चांसेस हैं कि रेड बॉल मुझे मिल जाए। तो क्या होगा, टोटल बॉल कितनी है 1, और रेड बॉल कितनी है 1, तो 1/1 क्या होगा 1। अब मुझे एक चीज और क्लियर हो गई यहाँ पर, कि अगर मेरे पास किसी चीज के आने की या फिर किसी भी ऑब्जर्वेशन के आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, कि भाई वो ही आएगा, कोई और चांस ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ से बॉल निकालनी है बैग में से, तो हमेशा रेड ही बाहर आएगी ना, हमेशा रेड ही बाहर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1, मतलब अगर कोई चीज पक्का है, श्योर है कि ये ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी 1। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के पिक्चर फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हमारे लाइव सेशंस की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारा चैनल टेस्ला एजुकेशन ट्रस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।